लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। डिलिमिटेशन बिल पास हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाए, ये दावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था। लेकिन अब जो तस्वीरें, बयान और राजनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि खुद इंडी गठबंधन के कई सहयोगी कांग्रेस के इस पूरे नैरेटिव से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, शरद पवार की पार्टी एनसीपी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले के ताज़ा बयान ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। उनके बयान से संकेत मिल रहे हैं कि देश के कई बड़े क्षेत्रीय दल मोदी सरकार की डिलिमिटेशन बिल पर कांग्रेस से अलग रुख अपना सकते हैं। तो क्या प्रियंका गांधी के मुताबिक अब ये सभी क्षेत्रीय दल भी लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं, या फिर सच्चाई कुछ और है? दिलचस्प बात तो ये है कि लोकतंत्र को खतरे में बताने वाली कांग्रेस आज फिर से वही तर्क दे रही है, जबकि भारतीय राजनीति का इतिहास आपातकाल जैसे उस दौर को भी याद रखता है जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सबसे बड़े सवाल खड़े हुए थे। खैर, आज बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि मानसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली की राजनीति में हवा का रुख कैसे बदल रहा है, क्षेत्रीय दलों का मूड क्या है और आखिर डिलिमिटेशन बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच असली खेल क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। डिलिमिटेशन बिल के इस पूरे इनसाइड गेम को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। सबसे पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले का ये बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि पार्टी बिल का समर्थन करने पर विचार कर सकती है, बशर्ते राज्यों की सीटों में 50% तक बढ़ोतरी जैसे प्रस्ताव पर चर्चा। यानी साफ शब्दों में कहें तो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं है। सुप्रिया सुले ने ना तो सीधा समर्थन दिया और ना ही सीधा विरोध किया, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बता दिया कि अगर राज्यों के हितों को ध्यान में रखा गया तो उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपना सकती है। अब ज़रा संसद के भीतर का गणित समझिए। लोकसभा की कुल संख्या 543 है। हालांकि इस समय 3 सीटें खाली हैं, इसलिए प्रभावी संख्या 540 मानी जा सकती है। संविधान संशोधन से जुड़े किसी भी बड़े विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि डिलिमिटेशन बिल को लेकर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि हर सांसद की संख्या बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब एनडीए के मौजूदा कुनबे पर नजर डालते हैं। बीजेपी के अपने 240 सांसद हैं। इसके अलावा टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना शिंदे गुट, एलजेपी, जेडीएम और अन्य सहयोगी दलों को जोड़कर एनडीए का आंकड़ा लगभग 292 तक पहुंचता है। यानी सरकार के पास मजबूत आधार जरूर है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी संख्या तक पहुंचने के लिए उसे अतिरिक्त समर्थन या विपक्ष की रणनीति कमजोरी, दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ी। यहीं से राजनीति की कहानी दिलचस्प मोड़ ले लेती है। सुप्रिया सुले का बयान बताता है कि क्षेत्रीय दल सिर्फ कांग्रेस की लाइन पर चलने के मूड में नहीं है, वे अपने राज्यों और अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहते हैं। अब जरा समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति को भी समझते हैं। इन दलों की लंबे समय से ये मांग रही है कि यदि डिलिमिटेशन किया गया तो सिर्फ सीटों का पुनर्वितरण न हो, बल्कि लोकसभा सीटों की संख्या में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए, ताकि जनसंख्या के आधार पर होने वाले बदलाव से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर असंतुलन न पैदा हो। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार इस मांग को किसी न किसी रूप में संबोधित कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कई क्षेत्रीय दलों का रुख बदल सकता है। याद रखिए, राजनीति में हमेशा समर्थन ही निर्णायक नहीं होता, कई बार अनुपस्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण साबित होती है। मान लीजिए कुछ विपक्षी दल बिल के पक्ष में खुलकर वोट नहीं देना चाहते, लेकिन उसका विरोध भी नहीं करना चाहते। ऐसे में वो वॉकआउट का रास्ता चुन सकते हैं या वोटिंग से दूरी बना सकते हैं, और यहीं से पूरा गणित बदल सकता है। क्योंकि संविधान संशोधन के दौरान 2/3 बहुमत का आकलन सदन में मौजूद और मतदान करने वालों के सदस्यों के आधार पर भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सत्ता पक्ष की नज़र सिर्फ समर्थन जुटाने पर नहीं, बल्कि विपक्ष की रणनीति पर भी टिकी है। दूसरी तरफ तमिलनाडु से भी दिलचस्प संकेत आ रहे हैं। डिलिमिटेशन को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों ने अपनी चिंताएं पहले भी जाहिर की हैं। उनका तर्क रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल करने वाले राज्यों को भविष्य में प्रतिनिधि के मामले में नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सीटों में पर्याप्त बढ़ोतरी का कोई फॉर्मूला सामने आता है तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
यही वजह है कि इस समय सार्वजनिक बयानबाजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण बंद कमरों में चल रही राजनीतिक बातचीत मानी जाती है। जैसे जैसे मॉनसून सत्र करीब आ रहा है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि डीलिमिटेशन सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की राजनीति को प्रभावित करने वाला फैसला साबित हो सकती है। यही कारण है कि विपक्ष और कांग्रेस लगातार विपक्षी एकता बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों के हितों, राजनीतिक समीकरणों और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर फैसला लेने के संकेत दे रहे हैं। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष नहीं रह गई है, ये लड़ाई राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति के बीच संतुलन की भी बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डीलिमिटेशन बिल पर विपक्ष एकजुट रह पाएगा? क्या क्षेत्रीय दल कांग्रेस की रणनीति के साथ खड़े होंगे या अपना अलग रास्ता चुनेंगे? क्या सरकार उन दलों को साथ लाने में सफल होगी जो फिलहाल तटस्थ अपना रुख अपनाए हुए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मॉनसून सत्र भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि डीलिमिटेशन को लेकर दिल्ली की राजनीति में जो भी हलचल देखने को मिल रही है, वो आने वाले समय में कई बड़े राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।